हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डुनोव एकेडमी। आज की क्लास में हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है और थोड़ी सी बड़ी है। इसमें कुछ प्रोविजंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे और नॉन लॉ बैकग्राउंड से हैं तो आपको समझने में बहुत दिक्कत आ सकती है, बट इस क्लास में हम बहुत ही ईजी वे में उन प्रोविजंस को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में आई थी और इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट्स कवर होती हैं उसके तहत उनके एम्प्लॉयज़ को एक बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, उसी के बारे में ये एक्ट बात करती है बेसिकली। अब इसका सेक्शन 1 कहता है कि ये एक्ट पूरी कंट्री में अप्लाई होगी और जनरली ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसे बिजनेस और इस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं एक अकाउंटिंग ईयर में किसी भी दिन। ठीक है, एग्जांपल, अगर किसी फैक्ट्री में मान लीजिए पिछले अकाउंटिंग ईयर में किसी एक दिन भी अगर 20 प्लस एम्प्लॉयड थे तो ये एक्ट उस फैक्ट्री को कवर कर लेगी। ठीक है, मतलब वो एम्प्लॉयज़ बोनस के लिए एप्लीकेबल होंगे। अब इसमें एक्सेप्शन भी है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्मॉलर इस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ पर 20 एम्प्लॉयज़ नहीं हैं लेकिन 10 हैं, मिनिमम 10 होने चाहिए। ठीक है, 10 से 19 एम्प्लॉयज़ भी हैं, वहाँ पर 2 महीने के नोटिस के बाद इस एक्ट को अप्लाई कर सकती है। नाउ ये एक्ट जो है अप्लाई होगी पूरे इंडिया में 1964 के अकाउंटिंग ईयर से और जम्मू कश्मीर में 1968 के अकाउंटिंग ईयर से ये अप्लाई होगी। अब ऐसी इस्टेब्लिशमेंट्स जो इन दोनों ही ईयर्स में कवर नहीं हुई हैं वो बाद में कवर हुई हैं और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू, तो उन्हें ऐसा ही माना जाएगा कि वो उस अकाउंटिंग ईयर से जब भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है तब से कवर हुई है, ना कि 1964 या 68 से। और एक बार इस एक्ट में अगर कवर हो गई कोई इस्टेब्लिशमेंट, फिर चाहे उसके एम्प्लॉयज़ 20 से कम ही क्यों ना हो जाएं, उसे इस एक्ट में कवर किया ही जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कभी इस साल ये एक्ट में आती है कोई इस्टेब्लिशमेंट लेकिन अगले साल उसमें 20 से कम एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, 10 एम्प्लॉयज़ चले गए उसमें से, तो ऐसा नहीं होगा कि ये एक्ट वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, तब भी होगी। ठीक है, यानी वंस कवर्ड ऑलवेज कवर्ड। नाउ सेक्शन 2 डेफिनेशंस की बात करता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग ईयर। अब अकाउंटिंग ईयर देखिए बेसिकली होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो साल होता है उसे हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। लेकिन इस एक्ट के हिसाब से कॉरपोरेशंस के लिए अकाउंटिंग ईयर वो होगा जिस दिन वो अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं। ठीक है, ये कॉरपोरेशंस के लिए होगा। बुक्स बेसिकली कॉरपोरेशंस की बुक्स होती हैं, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सभी बुक्स होती हैं। कंपनीज के लिए वो पीरियड जिसमें उन कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ठीक है, यानी जो पीरियड का P&L अकाउंट कवर कर रहा है उसे कंपनीज के लिए अकाउंटिंग ईयर माना जाएगा। अब वो हो सकता है 1 साल हो या फिर ना हो। ठीक है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जनरली कंपनीज इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती और 1 साल को ही अपना अकाउंटिंग ईयर मानती हैं क्योंकि उन्हें अकाउंटिंग जो रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग, उनसे कंप्लाई करना होता है। और बाकी सभी केसेस में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक अकाउंटिंग ईयर माना जाएगा। अब यहाँ पर एक और एक्सेप्शन है, अगर एम्प्लॉयर चाहे तो वो किसी भी डिफरेंट डेट को अपना अकाउंटिंग ईयर मान सकता है, लेकिन उसने अगर एक बार चूज़ कर लिया उस डिफरेंट डेट को अपना अकाउंटिंग ईयर, तो फिर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी की रिटर्न परमिशन के बिना उसे चेंज नहीं कर सकता वो। ओके, नाउ एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है? सेम मीनिंग जो इनकम टैक्स एक्ट में है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ, एनी लॉ करंटली इन्फोर्स दैट टैक्सेस एग्रीकल्चरल इनकम, तो नॉट इम्पॉर्टेंट, उतने इंपॉर्टेंट हैं ही नहीं क्योंकि इनकी डेफिनेशंस इसमें दी ही नहीं है एक्सप्लिसिटली। ठीक है, दूसरी एक्ट्स में दी हुई हैं। अब एलोकेबल सरप्लस क्या होता है? देखो, 2 टर्म्स हैं, एक है एलोकेबल और दूसरा है अवेलेबल। एलोकेबल सरप्लस और अवेलेबल सरप्लस। एलोकेबल सरप्लस बेसिकली अवेलेबल सरप्लस का वो पार्ट है जिस पर बोनस दिया जाता है। ठीक है, मान लो अवेलेबल सरप्लस है 1 लाख, और एलोकेबल सरप्लस अब दिया जाएगा कंपनीज के केस में 67%, कंपनीज एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, और बाकी सभी केसेस में 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस, यानी कि बाकी सभी केसेस का देखें तो 60,000 हो जाएगा। और कंपनीज का देखें एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनीज तो 67,000 हो जाएगा। ओके, ये हो गया एलोकेबल सरप्लस। अब जो बोनस एक्चुअली दिया जाएगा ना वो इन अमाउंट्स पर दिया जाएगा, ना कि इस अमाउंट पर। नेक्स्ट,
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हम पिछले 3 एक्ट्स में जो डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं वही इसमें भी है सेम, ठीक है। बस इसमें यह है कि फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब अवेलेबल सरप्लस आ गया। सरप्लस कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट। अवार्ड क्या होता है? अवार्ड बेसिकली किसी भी लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल का एक डिसीजन होता है जो वो किसी डिस्प्यूट के खत्म होने के बाद देती है, उसे अवार्ड कहा जाता है, और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कवर किया जाता है। बैंकिंग कंपनीज में कौन कौन इंक्लूड होता है? बैंक्स जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसकी सब्सिडरी बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स जो एट प्रेजेंट 12 हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स कवर होंगी, और एनी अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे उसे बैंकिंग कंपनी माना जाएगा। कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत उसकी डेफिनेशन में आती है, जिसमें फॉरेन कंपनीज को भी इंक्लूड किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती हैं? ऐसी रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के हिसाब से इस्टेब्लिश हुई हैं। कॉरपोरेशन, एनी बॉडी कॉरपोरेट जिसे सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट लॉ के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन ये ना तो कंपनी है ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसे कॉरपोरेशन बोला जाएगा। डायरेक्ट टैक्स में क्या इंक्लूड होता है? इनकम टैक्स, सुपर प्रॉफिट टैक्स, कंपनीज प्रॉफिट्स उस पर जो सर टैक्स लगता है वो, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एंड एनी अदर टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है एज डायरेक्ट टैक्स। नाउ एम्प्लॉयज़ में इंपॉर्टेंट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में ऐसे एम्प्लॉयज़ जिन्हें अप टू 21,000 पर मंथ वेजेस या सैलरी मिलती है, उन्हें कब इस एक्ट के तहत एम्प्लॉय माना जाता है, ठीक है। अब ये जो 21,000 इन्हें मिल रहे हैं वो किसी भी तरीके के वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, चाहे वो मैनुअल वर्क करते हो, सुपरवाइजरी हो, मैनेजरियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल या क्लरिकल, किसी भी तरीके का वर्क हो, अगर उन्हें 21,000 पर मंथ तक मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ही सिर्फ, ठीक है, तो उन्हें इस एक्ट में एम्प्लॉय माना जाएगा। एम्प्लॉयर क्या होगा? सेम डेफिनेशन है जो हमने पिछली 3 एक्ट्स में पढ़ी है। फैक्ट्रीज में के लिए ओनर, ऑक्यूपायर या फिर उसका एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अदर एस्टैब्लिशमेंट्स में मैनेजर और मैनेजिंग एजेंट या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर। नाउ एस्टैब्लिशमेंट्स इन प्राइवेट सेक्टर, एनी एस्टैब्लिशमेंट नॉट इन पब्लिक सेक्टर इज एन एस्टैब्लिशमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। सीधी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर की एस्टैब्लिशमेंट कौन सी है? जो पब्लिक सेक्टर की नहीं है वो प्राइवेट सेक्टर की है। अब तो फिर पब्लिक सेक्टर की कौन सी है? ऐसी इस्टेब्लिशमेंट्स जिन्हें गवर्नमेंट कंपनी ओन, कंट्रोल या मैनेज करती है वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी कॉरपोरेशंस जिनमें कम से कम 40% कैपिटल जो उनका है वो या तो गवर्नमेंट हेल्ड करती है या आरबीआई हेल्ड करती है, या फिर ऐसी कॉरपोरेशन जिसे गवर्नमेंट या आरबीआई ओन करे, उसका 40% कैपिटल हिस्सा है किसी कॉरपोरेशन में, तो वो भी पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट मानी जाएगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है ये 40% की कैप, 40% सीलिंग जो है वो सिर्फ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के लिए ही मानी जाती है, वरना नॉर्मली किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को ओन करने के लिए बेसिकली वो ओन करता है जिस इंसान का या फिर उस गवर्नमेंट का या उस मान लो इन दिस केस आरबीआई, अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट का 50% हिस्सा है तब उसे गवर्नमेंट ओन करेगी, ना कि 40%, ठीक है। 40% सिर्फ इस एक्ट के लिए एप्लीकेबल है, और यहाँ पर भी गवर्नमेंट ओन नहीं करेगी इस 40% के बाद, सिर्फ उसे एक पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइज माना जाएगा, एक स्टैब्लिशमेंट माना जाएगा। फैक्ट्री क्या है? सेम मीनिंग जो फैक्ट्रीज एक्ट में है। ग्रॉस प्रॉफिट सेक्शन 4 में कैलकुलेट किए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रेस्क्राइब्ड वही है जो रूल्स में गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सैलरी और वेज, अब यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल मनी रेम्यूनरेशन एक्सेप्ट ओवर टाइम, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में जितने भी रेम्यूनरेशंस दिए जाते हैं एम्प्लॉय को वो, लेकिन उसमें ओवर टाइम कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें डीए अलाउड है, डीए इसमें कैलकुलेट किया जाता है। डीए में मेनली डीएनएस अलाउंस होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? अदर अलाउंसेस, हाउस एकोमोडेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, फूड, टीए, ट्रैवल कंसेशंस, ठीक है। बोनस, एनी बोनस, इंसेंटिव, प्रोडक्शन, अटेंडेंस, इसको वेजेस में नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, जो पीएफ में देते हैं वो, रिट्रेचमेंट का कॉम्पनसेशन, ग्रेच्युटी, ये सब इसमें नहीं किया जाएगा, और कमीशन भी इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता वेजेस की डेफिनेशन में। इस एक्ट के हिसाब से वेजेस में सिर्फ कैलकुलेट किया जाएगा उनका मॉनेटरी रेम्यूनरेशन, जिसमें सिर्फ डीए इंक्लूडेड होगा बस। नाउ इफ
फ्री फूड और फूड अलाउंस इज गिवन इन एनी प्लेस ऑफ सैलरी और वेज, इट काउंट्स एज सैलरी वेज। यानी कि सैलरी और वेज की जगह पर अगर किसी को फ्री फूड या फिर फूड अलाउंस मिलता है तो उसे सैलरी वेज में काउंट किया जाएगा। अब इस एक्ट में जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं लेकिन डिफाइन नहीं किए गए, उनका सेम मीनिंग होगा जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का है। नाउ सेक्शन 3 से आ जाते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस। देखो, सेक्शन 3 कहता है एस्टैब्लिशमेंट्स टू इंक्लूड डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग एंड ब्रांचेस। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अंडरटेकिंग्स हैं या ब्रांचेस हैं जो अलग अलग जगहों पर हैं, तो फिर इस एक्ट के लिए बोनस कैलकुलेट करने के लिए उसे ऐसा माना जाएगा कि वो एक सिंगल इस्टेब्लिशमेंट है, ना कि अलग अलग ब्रांचेस हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। अगर किसी अकाउंटिंग ईयर के लिए सेपरेट बैलेंस शीट बनाई जाती है इन सेपरेट डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस की, मान लो एक कंपनी है, उसकी 2 ब्रांचेस हैं, अब ये दोनों ब्रांचेस अपने सेपरेट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही है, तब उसे एक सेपरेट इस्टेब्लिशमेंट ही माना जाएगा। ओके, ये सिंपल लैंग्वेज में ये समझाया गया है। नॉर्मली सभी ब्रांचेस डिपार्टमेंट्स को एक स्टैब्लिशमेंट ही माना जाएगा बोनस पर्पस के लिए, लेकिन अगर कोई ब्रांच अपने सेपरेट अकाउंट्स बना रही है तब उसे सेपरेट काउंट किया जाएगा। सेक्शन 4 बताता है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें सिर्फ इतना बताता है कि अगर बैंकिंग कंपनी है तो उसके प्रॉफिट्स, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, उसे कैलकुलेट किया जाएगा उस मैनर में जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। ठीक है, इसके टोटल 4 शेड्यूल्स हैं इस एक्ट में, और फर्स्ट शेड्यूल में ऐसी प्रोसेस दी गई है, ऐसे कैलकुलेशंस दिए गए हैं जिसमें बैंकिंग कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। एनी अदर बिजनेसेस तो सेकेंड शेड्यूल में बस। सेक्शन 5 कंप्यूटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस। ध्यान देना, अवेलेबल सरप्लस है, एलोकेबल नहीं है ये। ठीक है, अवेलेबल सरप्लस इज बेसिकली द मनी लेफ्ट ओवर फ्रॉम प्रॉफिट्स दैट कैन बी पोटेंशियली यूज्ड फॉर पेइंग बोनसेस। नाउ फॉर अकाउंटिंग ईयर जो 1968 से जो अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहे हैं उनके लिए कैसे कैलकुलेट करना है, ये अलग से रूल्स गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन बिकेम मोर जनरस टू एम्प्लॉइज। द अवेलेबल सरप्लस नाउ इंक्लूड्स 2 पार्ट्स। सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट और उसमें से सेक्शन 6 में दिए हुए डिडक्शंस को माइनस कर दो, उसे अवेलेबल सरप्लस में माना जाएगा। ठीक है, यानी कि मान लो ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख और इसमें से एग्जाम्पल के लिए सेक्शन 6 में टोटल डिडक्शंस हो रहे थे अपने 10,000, तो 90,000 ये ले लिए। अब बी पॉइंट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, उसे अवेलेबल सरप्लस में हमें इंक्लूड करना है। अब ये है क्या, सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्स ऑन प्रीवियस ईयर्स ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट था हमारा 1 लाख। अब ये कह रहा है कि ये जो तुम्हारा प्रॉफिट है इस पर सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्स लगाओ। डायरेक्ट टैक्स हमने लगा दिया 30% के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया 30,000। अब दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स ऑन प्रीवियस ईयर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस द बोनस एक्चुअली पेड। यानी कि जो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से बोनस पे करने के बाद जो तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स लगेगा वो, मान लो 1 लाख हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है ही, इस पर हमने दे दिया 20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारा बचा 80,000। अब इस 80,000 पे 30% का लगा दो टैक्स, कितना हुआ 24,000। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स कह रहे हैं बेसिकली, बी सबसेक्शन जो है वो ये कह रहा है कि इन दोनों अमाउंट्स का जो डिफरेंस निकलेगा, ठीक है, बोनस देने के पहले और बोनस देने के बाद, डायरेक्ट टैक्स देने के बाद जो भी तुम्हारा टैक्स बच रहा है, बेसिकली यहाँ पर हमारा 6,000 रुपये का टैक्स बच रहा है, तो इस 6,000 के अमाउंट को अवेलेबल सरप्लस में ऐड कर दो। बस इतनी सी बात कह रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, इस 6,000 को हमें अवेलेबल सरप्लस में ही काउंट करना होगा। और सेक्शन 6 बताता है कि तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या क्या डिडक्ट करना है। सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बेसिकली एक ऐसा टर्म है जो मेनली अकाउंटेंसी में यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए आपने एक कार ली, ठीक है, और आपको पता है कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब मैं इसे 10 साल तक तो यूज़ करूँगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने वो कार जो ली है 10 साल तक वो वैसी ही रहे। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसमें वियर एंड टियर होते ही हैं। आप गाड़ी जब सड़क पर चलाएंगे तो उसमें किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई नुकसान तो होगा। वो चलेगी तो मेंटेनेंस भी मांगेगी, है ना। तो जो वैल्यू उसकी आज है, मान लो आज उसकी वैल्यू है 10 लाख,
लेकिन 10 साल बाद उसकी जो वैल्यू रहेगी उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, वो रह गई सिर्फ 1 लाख। तो इस पर मेनली हर साल कुछ ना कुछ टैक्स इस पर डेप्रीसिएशन इस पर लगता रहा, इसका अमाउंट कम होता रहा, और उस कम होते अमाउंट को ही कहते हैं डेप्रीसिएशन। इसे कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसे हम अकाउंटेंसी वाली क्लासेस में ही आराम से देखेंगे। तो ये सेक्शन कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रीसिएशन हटा दो सबसे पहले तो, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक स्पेशल रूल है, अगर कोई एम्प्लॉयर इस डेट के यानी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के पहले ही किसी सेटलमेंट, अवार्ड या अग्रीमेंट के हिसाब से अपना एक अलग डेप्रीसिएशन मेथड यूज़ कर रहा था, तो वो चाहे अगर तो उसी डेप्रीसिएशन मेथड को यूज़ कर सकता है। लेकिन ये चॉइस जो होगी वो सिर्फ एक बार ही वो चूज़ कर सकता है और हमेशा फिर वही एप्लीकेबल उस पर रहेगी, ठीक है। फिर कहता है कि जो भी आपने डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस हैं उन्हें डिडक्ट कर दो ग्रॉस प्रॉफिट्स में से, डायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट कर दो, और बाकी के सम्स जो भी थर्ड शेड्यूल में दिए हुए हैं उन्हें भी आप डिडक्ट कर दो इसमें से, ग्रॉस प्रॉफिट में से, ठीक है। सिंपल भाषा में समझे तो ये रहा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो, डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट अलाउंस माइनस कर दो, डायरेक्ट टैक्स हटा दो, और अदर सम्स जो भी थर्ड शेड्यूल में दिए हैं उन्हें भी माइनस कर दो। तो आपका निकल आएगा अवेलेबल सरप्लस, जो कि हमने सेक्शन 5 में देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो हमने सेक्शन बी देखा था ना, जो 6000 हमारा जो बचा हुआ टैक्स निकल रहा था, उसे यहाँ पर ऐड करना है अवेलेबल सरप्लस में, ठीक है। मान लो इन सभी को काट के हमारा अवेलेबल सरप्लस निकल रहा है 94,000। अब इसमें जो 6000 हमने बचाया था अभी ऊपर सेक्शन 5 में देखा था, उसे भी ऐड कर दो, तो टोटल 1 लाख हमारा अवेलेबल सरप्लस हो जाएगा। अब सेक्शन 7, ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये सेक्शन 7 कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे जो एम्प्लॉयर को देना है। देखो, बेसिक रूल तो ये है कि टैक्स को नॉर्मल रेट्स जैसे कैलकुलेट करते हो जो एम्प्लॉयर को देने होते हैं वैसे ही कैलकुलेट करना है ये, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल रूल्स हैं, एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले तो आप टैक्स कैलकुलेट करने के लिए किन चीज़ों को कंसीडर नहीं करोगे। रूल ए कहता है पिछले साल के जो लॉसेस हुए आपके, उन्हें इस साल के प्रॉफिट में दिखाकर आप टैक्स से बच नहीं सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पिछले साल 20,000 का लॉस हुआ था, लेकिन इस साल आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया और आपने सोचा कि इस साल मैं वो 20,000 का लॉस दिखा देता हूँ और टैक्स कम दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। प्रीवियस ईयर के जो भी लॉसेस हैं उन्हें भूल जाओ। पिछले साल के जो भी डेप्रीसिएशंस हैं, डेप्रीसिएशन हर साल लगता है, ठीक है, और पिछले साल के जो भी डेप्रीसिएशन है उन्हें भी आपको काउंट नहीं करना है करंट ईयर में, ठीक है। और टैक्स एग्जेम्पशंस जो भी आपको मिले हुए हैं उनको भी भूल जाओ यहाँ पे कैलकुलेट करना, इन सभी को इग्नोर कर दो, ठीक है। बेसिकली एम्प्लॉयर मस्ट पे टैक्स ऑन देयर फुल करंट प्रॉफिट्स, यानी इस साल के जो प्रॉफिट्स हैं उस पर हमें पूरा टैक्स देना है, ना तो आपको पास्ट के लॉसेस गिनने हैं, पिछले साल के लॉस नहीं गिनने, कोई डेप्रीसिएशन नहीं, या फिर कोई एग्जेम्पशन भी नहीं गिनना है। मान लीजिए एग्जेम्पशंस बेसिकली आपको टैक्स नहीं देना होता, ठीक है, टैक्स कम हो जाता है या फिर गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट ही कर देती है, तो वो भी इसमें कैलकुलेट नहीं करना। रूल भी बात कर रहा है रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की। अब देखो, जनरली ये जो रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, मतलब इनको टैक्स नहीं देना होता अपनी इनकम पे, लेकिन बोनस कैलकुलेट करने के लिए ऐसा माना जाएगा कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं रिलीजियस और चैरिटेबल ये टैक्स दे रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। एक्चुअली ये टैक्स नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन बोनस कैलकुलेट करने के लिए एक इमेजिनरी टैक्स बना लिया जाएगा, डायरेक्ट टैक्स, जो ये देंगे, मतलब असल में नहीं दे रहे बट हम मानेंगे कि ऐसा दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें एक पब्लिक कंपनी के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा बोनस कैलकुलेट करने के लिए। ओके, समझ में आया ना। चल एक बार और देख लेते हैं इसको। रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जनरली होते हैं इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट, ठीक है, इनको जो भी इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं देना होता, लेकिन बोनस कैलकुलेट करने के लिए इस एक्ट के हिसाब से हम ऐसा मानेंगे कि रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ना होकर एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स इनका जैसा भी इस एक्ट में दिया हुआ है वैसा ही कैलकुलेट करेंगे। रूल सी बात करता है इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। अब इस केस में ना क्या होता है, इनकम कई सारे सोर्सेज से होती है, सैलरी भी होती है, बाकी के बिजनेसेस भी चल रहे होते हैं, प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, रेंट आ रहा होता है उस प्रॉपर्टी से, ऐसा कुछ भी। लेकिन ये एक्ट कहती है
कि बोनस कैलकुलेट करने के लिए ना ऐसा मानो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है या फिर इंडिविजुअल है, उसकी ओनली इनकम, एकमात्र इनकम है इस एस्टेब्लिशमेंट से जिसके लिए हम बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं, बस। और कोई भी सोर्स कैलकुलेट मत करो, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो अनडिवाइडेड फैमिली या इंडिविजुअल है, ये अपने दूसरे बिजनेस का या फिर दूसरे इनकम सोर्स का लॉस यहाँ पर दिखाकर कम टैक्स दे देगा, है ना, हो सकता है कुछ भी। तो इसीलिए हम सिर्फ ऐसा मानेंगे कि इनकी एकमात्र इनकम सिर्फ इस एस्टैब्लिशमेंट से ही है जिसका हम बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं। रूल डी कहता है एक्सपोर्ट रिबेट। मान लो आप एक एम्प्लॉयर हो और इंडिया के बाहर आप एक्सपोर्ट करते हो अपने गुड्स को, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप इंडिया को अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, जिससे इंडिया को फ़ायदा ही होता है इकोनॉमिकली, ठीक है। तो हम आपको टैक्स रिबेट दे रहे हैं, आपकी जो भी इनकम होगी ना, हम आपको उस पर टैक्स में छूट देंगे। तो ये सेक्शन कह रहा है कि उस रिबेट को भी भूल जाओ, इग्नोर कर दो उसको बोनस पर्पस के लिए। नाउ, और कोई भी रिबेट हो या टैक्स क्रेडिट हो, टैक्स रिलीफ हो, डिडक्शंस हो, उन सभी को भूल जाओ और पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स में कैलकुलेट मत करो उसको, ठीक है। बेसिकली ये है सेक्शन 7 की समरी, क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या इग्नोर करना है। सबसे पहले पास्ट लॉसेज हैं, इग्नोर कर दो। अनक्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑफ पास्ट ईयर्स है, इग्नोर कर दो। ओल्ड टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, इग्नोर कर दो। रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे टैक्स कैलकुलेट बोनस कैलकुलेट करने के लिए। इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो ऐसा मानो कि इनकी एकमात्र इनकम सिर्फ इस एस्टैब्लिशमेंट से ही है, ठीक है। एक्सपोर्ट रिबेट मिल रही है, इग्नोर कर दो। और इंडस्ट्रियल टैक्स ब्रेक मिला है, इग्नोर कर दो। ओके, आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप बेयर एक्ट से उठाकर देखें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये सेक्शन, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाया है और आप बस इतना ही याद रखो इस चीज़ में। बेसिकली ये सेक्शन कह रहा है कि जो भी करंट ईयर में जो आपके साथ हुआ है ना, सिर्फ आप वही इंक्लूड करो और कुछ भी मत करो। जो भी आपको छूट मिल रही है टैक्सेस में उसको भी भूल जाओ, बस। अब सेक्शन 8 बात करता है एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। अब देखो 21,000 की जो वेज लिमिट है वो तो हमने देख ली कि जो भी 21,000 कमा रहा है वो इंक्लूड किया जाएगा, उसे बोनस मिलना चाहिए। लेकिन और भी तो कोई एलिजिबिलिटी होगी। तो ये एक्ट कहती है, सेक्शन 8 कहता है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो एक साल में 30 वर्किंग डेज तक काम कर रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर में किसी कंपनी में, तो वो बोनस के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ये बहुत ही मिनिमम लिमिट है, लेकिन इसका अभी एक कैच आपको आगे समझ में आएगा। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? मान लो आपने 30 से ज़्यादा दिन काम भी कर लिया, वर्किंग डेज पर आपने काम किया है, लेकिन अगर आप कंपनी में फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, वायलेंट बिहेवियर है आपका, ठीक है, सबसे आपने मारपीट कर दी, झापड़ वगैरह मार दिया आपने किसी को, या फिर आपने चोरी कर ली, गबन कर दिया अपनी ही कंपनी में, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको बोनस नहीं मिलेगा। नाउ पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस। अब मिनिमम बोनस कितना होगा? देखो, हर एम्प्लॉय को 1979 के अकाउंटिंग ईयर से अगर एडल्ट एम्प्लॉय है यानी 15 साल से ज़्यादा का है तो उसे 8.33% या फिर 100 रुपये जो भी ज़्यादा हो, मिनिमम बोनस जो है वो 8.33% ही है। इसे अपने दिमाग में छाप लो। मिनिमम बोनस है 8.33% और मैक्सिमम है 20%, ठीक है। लेकिन इनमें कैप्स भी होती हैं, ठीक है। 8.33% के साथ अगर एडल्ट एम्प्लॉय है तो 100 रुपये, और दोनों ही अमाउंट में से जो ज़्यादा हो वो उसे दे दो। अगर चाइल्ड एम्प्लॉय है तो 8.33% या फिर 60 रुपये जो भी ज़्यादा हो वो उसे दे दो। अब एम्प्लॉयर को ये बोनस जो मिनिमम बोनस है वो देना ही होगा, चाहे एलोकेबल सरप्लस हो या ना हो, मतलब उसने प्रॉफिट बनाया हो या ना बनाया हो, ये मिनिमम बोनस तो देना ही होगा, ठीक है। लेकिन इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट भी होगी। मैक्सिमम हमने अभी देखी 20%, ठीक है। तो 20% जो मैक्सिमम लिमिट है वो बोनस की इस सेक्शन के हिसाब से है। इसका कैच अभी आपको आगे समझ में आएगा। अब देखो, सेक्शन 11 क्लॉज 2 बात करता है सेट ऑन और सेट ऑफ। इसको डिटेल में सेक्शन 15 में डिफाइन किया हुआ है, लेकिन सेट ऑन सेट ऑफ ईजी वे में समझें तो सेट ऑन बेसिकली वो अमाउंट है जो आपके पास बचा हुआ है। आपने मैक्सिमम बोनस दे दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन उसके बाद भी आपके पास जो अमाउंट बचा हुआ है तो वो आप आने वाले सालों के लिए रख लो, ताकि आने वाले सालों में आप बोनस दे सको अगर इन केस फ्यूचर में लॉस होता है तो।
और सेट ऑफ मतलब आपके पास इतना भी अमाउंट नहीं बचा कि आप मिनिमम बोनस तक दे सको, ठीक है। तो फिर जो शॉर्टफॉल अमाउंट है वो फ्यूचर में कैरी कर सको, जो जब भी प्रॉफिट होगा तब उसे वहाँ पर एडजस्ट किया जा सके। नाउ कैलकुलेशन ऑफ बोनस विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर है वो कैच है क्या? सबसे पहले तो आपकी सैलरी चाहे कितनी भी हो, आपकी सैलरी अगर मंथली सैलरी आपकी 7,000 से ज़्यादा है तो तब भी बोनस जो होगा उसे सिर्फ 7,000 पे ही कैलकुलेट किया जाएगा इस सेक्शन के हिसाब से, ठीक है, ना कि उस सैलरी पर जो आप एक्चुअली कमा रहे हो। अब यहाँ पर आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा हो कि 21,000 की बात की गई है तो यहाँ पर 7,000 पे क्यों कैलकुलेट होगा। 21,000 बेसिकली आपको एलिजिबल बनाता है, ठीक है। अगर आप 21,000 तक भी कमा रहे हैं, मान लो आप 19,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आप एलिजिबल होंगे इस एक्ट में बोनस के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि आपका बोनस 19,000 पे कैलकुलेट होगा, बट बोनस कैलकुलेट होगा सिर्फ 7,000 रुपये पे। चाहे आप 50,000 कमा रहे हो, बट बोनस कैलकुलेट होगा सिर्फ 7,000 पे, और ऐसा माना जाएगा कि आप 7,000 रुपये ही कमा रहे हो, ठीक है। अब ये जो लिमिट है 7,000 की, इसे या फिर मिनिमम वेज जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे उसे रख सकती है, दोनों में से जो भी हायर हो वो, ओके। या तो मिनिमम वेज या फिर ये 7,000, दोनों में से जो हायर हो उस पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपको सिर्फ 7,000 ही याद रखना है इसमें। नाउ प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस इन सर्टेन केसेस। अब देखो, मान लो एक कंपनी ने साल में 300 वर्किंग डेज पर काम किया है, WD वर्किंग डेज काम किया है, लेकिन एक एम्प्लॉय है जो साल में सिर्फ 150 वर्किंग डेज ही काम कर रहा है ना, उसी कंपनी का एम्प्लॉय है, तो फिर इसने मेनली 50% ऑफ डेज काम किया है। अब जो भी आपको बोनस मिलना है इस सेक्शन के हिसाब से प्रोपोर्शनेट रिडक्शन हो जाएगा। मतलब आपने 50% डेज काम नहीं किया तो आपका जो भी बोनस होगा, मान लो 1,000 आपका बोनस बन रहा था पूरा, लेकिन आपने 50% डेज काम नहीं किया तो इसमें 50% रिडक्शन हो जाएगा। ये सेक्शन इसी बारे में बात कर रहा है बस। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज। वर्किंग डेज कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे? देखो, कोई भी एम्प्लॉय जो सेक्शन 13 में हमने बात की थी ना कि टोटल वर्किंग डेज कितने वो काम कर रहा है, उस हिसाब से उसका डिडक्शन हो सकता है, लेकिन जो वर्किंग डेज होंगे उनको कैलकुलेट करने में अगर कोई एम्प्लॉय ले ऑफ किया गया है, ले ऑफ बेसिकली एक टेम्परेरी सस्पेंशन होता है, ठीक है। कई बार आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि लिंक्डइन ने इतने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया, फेसबुक ने इतने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने ले ऑफ कर दिया। तो वो बेसिकली एक टेम्परेरी सस्पेंशन होता है कुछ महीने का, जिसमें जो कंपनी होती है वो उसे कुछ सैलरी का अमाउंट देती है एम्प्लॉय को, ठीक है। तो ले ऑफ अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसे ऐसा ही माना जाएगा कि वो काम कर रहा है, यानी वर्किंग डेज में कैलकुलेट किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा उसके। नाउ अगर लीव पर है, यानी पेड लीव पर अगर है, यानी लीव पर है और उसे सैलरी वेजेस मिल रहे हैं, तब भी ऐसा माना जाएगा कि वो वर्किंग डेज उसके कैलकुलेट किए जाएंगे। टेम्परेरी डिसेबलमेंट फ्रॉम एक्सीडेंट, इसकी वजह से अगर एब्सेंट है काम से, तब भी जितने भी दिन के लिए वो एब्सेंट होगा उसे वर्किंग डेज में कैलकुलेट किया जाएगा। और मैटरनिटी मैटरनिटी लीव जो होती है बेसिकली, उसमें एक वुमन एम्प्लॉय को सैलरी और वेजेस से तो मिलते ही हैं, है ना। तो ये जो पीरियड है जो मेनली 26 वीक्स का है, इसे भी वर्किंग डेज में कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये छुट्टी पर था तो हम इसे इसका बोनस कम कर लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब देखो, इनका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। इन चारों ही चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट से, मैटरनिटी लीव से, एक वुमन एम्प्लॉय है, ठीक है, वो 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव पर है। अब क्योंकि इस पूरे 26 हफ्ते के दौरान उसे वेजेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है, तो ये जो टोटल पीरियड है ना, इसे भी उस वुमन एम्प्लॉय के वर्किंग डेज में कैलकुलेट किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। और इसी तरह से लेड ऑफ पीरियड, पेड लीव वाला पीरियड और एब्सेंट ड्यू टू टेम्परेरी डिसेबलमेंट फ्रॉम वर्क एक्सीडेंट, इस पीरियड को भी वर्किंग डेज में कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, इतनी सी बात है बस। अब देखो, ऑल्दो बहुत ही ईजी वे में मैंने कोशिश की आपको ये सेक्शन समझाने की, बट स्टिल अगर किसी भी सेक्शन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इसके आगे सेक्शन 15, 16, 17 और बहुत बड़े सेक्शंस हैं ये, तो और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का पार्ट 2 होगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।